अनुच्छेद 40 का जिक्र करें, यह समझ लें कि संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्व जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक में है, उसमें अनुच्छेद 40 में एक पंक्ति सिर्फ कही गई है कि राज्य ग्राम पंचायतों को स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में संगठित करेगा। राज्य ग्राम पंचायत को स्वायत्त शासन के इकाई के रूप में संगठित करेगा। इसका अर्थ आप यह समझ सकते हैं कि ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए, ग्राम पंचायतों का संगठन बनाने के लिए राज्य द्वारा कदम उठाया जाएगा और राज्य को इस प्रकार इतनी अधिक शक्तियां प्रदान की जाएगी जो कि वह स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने के योग्य बन सके। यहाँ पर ग्राम पंचायतों का संगठन बनाने की बात कही गई है और आप जानते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक में कही गई तमाम बातें एक आदर्श बातें हैं और यह राज्य पर छोड़ दी गई थी कि वह कब जब चाहे इसे अमल में लाएगा। एक आदर्श के रूप में यह बात स्थापित कर दी गई थी और उसी तरह अनुच्छेद 40 में भी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। The state shall take steps to organize village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self-government। आप समझ सकते हैं कि स्थानीय स्वशासन के रूप में इसे देखा जा रहा था और देखा गया, आज भी देखा जा रहा है। एक तरह से शक्तियों के विकेंद्रीकरण की बात इसके माध्यम से स्वीकारा गया है, इसे अपनाया गया है, इसे अपनाने का प्रयास किया गया है। और इन सब बातों का जिक्र करें तो इसके पहले अगर हम एक बात यह भी समझ सकते हैं कि हमारा संविधान का नीति निर्देशक तत्व जो कि एक मूलभूत आधार प्रस्तुत करता है संवैधानिक व्यवस्था के लिए, संविधान के चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए, राज्य के एक आदर्श के रूप में, तो यह कहीं न कहीं समाजवादी सिद्धांत पर आधारित है, गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है, उदार बौद्धिक सिद्धांत पर आधारित है। और गांधी जी का सिद्धांत, गांधीवाद का प्रभाव इतना अधिक रहा कि आप इतना समझ सकते हैं कि गांधी जी स्वयं संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन उनके अनुयायी ढेरों संख्या में संविधान सभा के सदस्य थे और वे नहीं थे, स्पष्ट रूप से कोई बातें नहीं बोले, लेकिन उनकी बातों को, उनके विचारों को, उनकी भावनाओं को संविधान में यथासंभव स्थान दिया गया। और आप देखते हैं कि गांधीवादी सिद्धांत कई एक अनुच्छेद में आपको अपनी संवैधानिक व्यवस्था में देखने को मिलता है। गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए संविधान निर्माताओं ने उनके विचारों को नीति निर्देशक तत्व में स्थान दिया और राज्य से अपेक्षा स्थापित किए कि आगे चलकर, वर्तमान में संभव नहीं है तो आगे चलकर उनकी बातों को, उनकी भावनाओं को सम्मान मिलेगा, अमल में लाया जाएगा। और संविधान के अनुच्छेद 40 की बात हो, 43 की बात हो, 46 की बात हो, 47 की बात हो, 48 की बात हो, इन तमाम अनुच्छेद में उनकी भावनाओं का आपको समावेश मिलता है। खैर, यहाँ पर हम अनुच्छेद 40 को ही देखते हैं तो गांधी जी की बातें याद आ जाती है। चूंकि गांधी जी का संवैधानिक प्रभाव था और कहीं न कहीं स्वतंत्रता आंदोलन में उनका प्रभाव था, राष्ट्रपिता के रूप में वे स्थापित हुए और समस्त भारतवासी पर उनका प्रभाव रखे। तो यहाँ पर अगर महात्मा गांधी के विचारों का, उनके चिंतन का देखें तो उनके चिंतन के केंद्र बिंदु में ही हमें गांव दिखता है, ग्राम व्यवस्था दिखती है। उनके सपनों में गांव है और वे चाहते थे कि गांव मजबूत होगी तो व्यवस्था अच्छा होगा, हर एक लोग, निचले स्तर के लोग, निम्नतम स्तर तक के लोग, सबों का विकास समान रूप से होगा, वो भेदभाव नहीं होगा और गांव की उन्नति यदि हो जाती है तो उससे राष्ट्र की भी उन्नति हो जाती है। हालांकि गांधी जी का यह विचार था। गांधी जी गांव के गांववासी कहते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांव को महत्व देते हैं। पंच परमेश्वर की धारणा उस ग्राम से ही निकलती है और गांधी जी आत्मा कहते हैं। वहीं हम यह देखते हैं कि ऐसी बातें नहीं है कि उसके पहले गांव को दरकिनार कर दिया गया था। हम अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में यदि देखें तो हम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों नहीं चले जाए तो वहां पर भी हम देखते हैं कि गांव को महत्व दिया गया एक छोटी इकाई के रूप में। ऋग वैदिक शासन काल की प्रशासनिक व्यवस्था में देखिए तो वहां पर परिवार तो था ही, परिवार के बाद कुटुंब था और कुटुंब के समूह को गांव कहा जाता, ग्राम कहा जाता था और ग्राम में ही अधिकारी होते थे जिसे ग्रामीण कहा जाता था। इस तरह हम ऋग वैदिक काल में देखें या उत्तर वैदिक काल में देखें, उत्तर वैदिक काल में भी ग्राम की व्यवस्था में दिखती है। और उसके बाद अगर महाकाव्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था देखते हैं तो वहां भी ग्राम की व्यवस्था में दिखती है। लोक कल्याण के रूप में राजा तो होते ही हैं, लेकिन वहां पर भी हमें छोटी इकाई के रूप में ग्राम की व्यवस्था दिखती है। सबसे छोटी इकाई के रूप में ग्राम ही दिखती है, उसके ऊपर ही अन्य
महाकाव्यकालीन देखते हैं तो 10 ग्राम, बिसंती ग्राम, शास्त्र ग्राम आदि फिर राज्य दिखते हैं। खैर यहाँ पर अगर हम बौद्ध कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में देखते हैं तो वहां पर भी ग्राम हमें दिखती है। उसी तरह मौर्यकालीन व्यवस्था में देखते हैं या गुप्त प्रशासन में देखते हैं, सल्तनतकालीन प्रशासन में देखिए, मुगल कालीन प्रशासन में देखिए, तो ग्राम की व्यवस्था तो आपको हर जगह दिखती ही है। और यहाँ पर गांधी जी ने उसे आधुनिकीकृत ढंग से लागू करने का प्रयास किया, करवाने का प्रयास किया। उसके स्वप्न समाज में सुन के गांधी जी के सपनों में गांव बसते थे। और खैर यहाँ पर अनुच्छेद 40 के निर्देश के तहत सरकार ने समय समय पर इसे अमल में लाने का प्रयास किया है और हम देखते हैं कि इसके लिए समय समय पर अधिनियम बनाए गए हैं सामुदायिक कार्यक्रम के रूप में। उसके बाद आप देखते हैं कि संविधान में 73वां संशोधन कर दिया गया और 1992 में फिर वहां पर पंचायती राज शासन व्यवस्था की स्थापना किया जाता है और ग्राम पंचायत इसके माध्यम से ग्राम पंचायतों का गठन होता है। उन्हें स्वायत्तता के रूप में शासन किया जाता है, करने की शक्ति प्रदान की जाती है। और आप आज देखते हैं कि 2.5 लाख ग्राम पंचायतें कार्यरत है और यह कई स्तर पर, एक तरह से अगर कहा जाए जो हमारा देश में संघीय व्यवस्था है, संघ स्तर पर, राज्य स्तर पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, वहीं इस तरह के ग्राम संगठन के इकाई के माध्यम से, ग्राम पंचायत के गठन के माध्यम से एक तरह का स्थानीय स्वशासन का गठन किया जाता है और यह शासन का तीसरे स्तर के रूप में हमें दिखता है, जहां की शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। इसके माध्यम से उन्हें शक्ति प्रदान की जाती है और इसमें पंचायतों के निर्वाचन में सभी वयस्क नागरिक भाग लेते हैं, सम्मिलित होते हैं और हर एक नागरिक की सहभागिता राजनीतिक व्यवस्था में सीधे तौर पर हो, यही इसका एक उद्देश्य है। और गांव स्तर पर यदि निर्णय वे आपस में ले लेंगे, स्वयं ग्राम सभा निर्णय ले लेगी, तो गांव स्तर पर तमाम विकास की योजनाएं अमल में आएगी। गांव चाहे वह गांव का सड़क बनना हो, तालाब बनना हो, कुआं हो, प्राथमिक शिक्षा हो, सफाई हो, स्वास्थ्य हो, कई एक प्रकार की बाधाएं दूर हो सकती है। और यही कारण रहा कि हम देखते हैं कि 73 में संविधान संशोधन के माध्यम से ग्राम पंचायत के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया। इसके लिए भी कई बार समितियां बनाई गई। आप देखते हैं 1957 में बलवंत राय समिति बनी, उसके बाद अशोक मेहता समिति बनी और अंत में आज संवैधानिक व्यवस्था के तीसरे स्तर के रूप में आप स्थानीय स्वशासन के रूप में ग्राम पंचायत को देखते हैं, जहां कि 3 स्तर पर हमारे यहाँ वर्तमान में व्यवस्था है। पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर प्रखंड पंचायत समिति, ग्राम स्तर पर ग्राम सभा और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो इस तरह के भावनाओं के माध्यम से ग्राम पंचायत का सशक्त किया गया है और लोगों की सहभागिता, अधिकतम सहभागिता राजनीतिक व्यवस्था में स्थापित हो, विकास कार्य धरातल पर आसानी से हो सके, यही अनुच्छेद 40 का उद्देश्य रहा है। और आप देखते हैं कि इसे संविधान के लागू होने के बाद अधिनियम बनाकर इसे लागू किया गया है।